नमस्कार, आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और हल्ला बोल में आज बात करेंगे हम देश की राजधानी दिल्ली में कचड़े पर मचे किचकिच की, जिसने कई सवाल खड़े करके रख दिए हैं। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये कि केंद्र केजरीवाल की जंग में क्या दिल्ली का कूड़ा हो रहा है, साथ ही ये भी कि क्या एमसीडी कर्मचारियों को हड़ताल करके ही वेतन मिलेगा। क्या केंद्र सरकार ने दिल्ली में केजरीवाल के हाथ एक तरीके से बांध कर रख दिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इसीलिए मजबूरी का रोना रो रही है। क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली की जिम्मेदारी से भाग रही है गेंद केंद्र के पाले में डालकर, और दिल्ली में कूड़े की बदबू पर भी नेताओं ने आखिरकार सियासत चमकाई है। क्या ये उचित है? तो कूड़े के ढेर पर बैठी दिल्ली को शायद राहत मिल जाए क्योंकि हड़ताली कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं धरा हुआ है कि दिल्ली का कूड़ा आखिर किसने किया, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर होने वाली ये हड़ताल अब नियमित प्रक्रिया हो गई है। सवाल है कि केंद्र और केजरीवाल की टक्कर में भला दिल्ली की जनता आखिर क्यों भुगते। 4 साल में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का वादा है। 4 महीने में उसे नरक के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। वजह जो भी हो, देश की राजधानी कूड़े के ढेर पर बैठने का अधिकार नहीं रखती। पिछले 12 दिनों से एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल ने पूर्वी दिल्ली की नाक में दम कर दिया है। सड़क पर चलना मुश्किल, सांस लेना दूभर। पूर्वी दिल्ली कूड़े घर का विस्तार बन गई और सड़ांध से भर उठी। अखबार, टीवी चैनल दिल्ली के इस कुरूप चेहरे से चमकने लगे तो दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 513 करोड़ रुपए रिलीज करने का डंका पीटा और इस गंध की जिम्मेदारी केंद्र के कंधे पर डाल दी। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके मेयर, उनके पार्षद दिल्ली को कूड़े घर में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। इससे आगे बीमारी भी फैलने का खतरा है। तो सरकार इस पे गंभीर है। 513 करोड़ रुपए की राशि कल दिल्ली सरकार ने रिलीज भी कर दी है। आपने ड्रामा किया रामलीला में, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। सतीश उपाध्याय ने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार के हिस्से के पैसे दे चुका है। एमसीडी को बदनाम करने के लिए केजरीवाल ने कर्मचारियों की सैलरी रोकी, दिल्ली को कचरा पेटी में तब्दील कर दिया। दिल्ली के अंदर आप नगर निगम को बदनाम करके, नगर निगम की तनख्वाह नहीं दे करके, कर्मचारियों में रोष पैदा करके और कांग्रेस इंटक के साथ मिलके ये कूड़ा फेंकने का अभियान चला रहे हैं। बहरहाल दिल्ली की दुर्गंध अदालत तक भी जा पहुंची तो हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और निगम को बैठक कर फौरन इस मुश्किल का हल खोजने को कहा। उधर दिल्ली के 3 मेयर नजीब जंग से मिलने पहुंचे, जहां जंग ने उन्हें आश्वस्त किया कि 493 करोड़ आज रिलीज होंगे, कर्मचारी हड़ताल खत्म करें। कचरे से गंधाती दिल्ली में राजनीति भी खूब हुई। सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने उन्हें इस मुश्किल से निपटने का गुरु मंत्र दिया। आप सरकार से मांगोगे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी शक्ति दिखाओगे तो 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। केजरीवाल के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद 4 महीने में दूसरी बार एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। पहले भी दिल्ली में दुर्गंध फैल चुकी है। पिछले दिनों केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों की रैली की थी, तब भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि केंद्र पैसे नहीं देता। अरविंद केजरीवाल जिद पर अड़े रहे कि एमसीडी को दिए जाने वाले पैसे का समुचित खर्च नहीं होता, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है, इसलिए वो पैसे जारी नहीं करेंगे। केंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। तनख्वाह नहीं मिली तो कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दिल्ली में 15,000 टन कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया। पंकज जैन और रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर ये भरोसा नहीं होता कि सही में ये देश की आप राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहे हैं और दिल्ली के कूड़े पर जो सियासत की जा रही है। उधर बिहार में भी आपको बता दें कि केजरीवाल के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर पर अंडे टमाटर आज फेंके गए। भागलपुर शहर तोमर के उस दाग का भागीदार बनने को राजी नहीं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा करके अपने दामन पर लगाए हैं। तोमर की पार्टी के नेता उनकी फर्जी आरटीआई को भी सच का सर्टिफिकेट तो देते रहे, लेकिन आज सच सामने आया तो जांच का ऐलान करना पड़ा। यह अलग बात है कि लगे हाथ आप नेताओं ने बीजेपी की स्मृति ईरानी का भी सवाल उठा दिया कि आखिरकार उनके खिलाफ भी जांच में कोई तेजी आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए जो आप से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर कांग्रेस तक के तार जो जुड़े थे, उन तमाम तस्वीरों को आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर दिल्ली का कूड़ा करकट किस लिए बनाया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संबित पात्रा,
कांग्रेस की डॉक्टर किरण वालिया, जो कि पहले मंत्री भी रह चुकी हैं शीला दीक्षित सरकार में, और साथ ही साथ जगदीश ममगैन जी, जो कि जब एमसीडी याद हो आज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जब इस तरह से विभाजन नहीं हुआ था तो यूनिफाइड जो एमसीडी थी उसके चेयरमैन वर्क्स रह चुके थे 2007 से 2012 के बीच में। संबित पात्रा जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि सफाई कर्मचारियों का पैसा ये बीजेपी जो है खाने की कोशिश कर रही है, यहां पर घोटाला है। देखिए स्मिता जी, पहली बात है कि आज के बाद से अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी आरोप को किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज से ठीक 4 दिन पहले उनके ऑनेस्टी के सर्टिफिकेट जो है वो फट गया है। आपको याद होगा 4 दिन पहले जब तोमर जी गिरफ्तार हुए थे तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देखिए ये सब मोदी जी करा रहे हैं और इमरजेंसी का सिचुएशन लग गया है। आज तुरंत यू टर्न लेके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा तोमर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार का ये बयान है। जब तीनों जो बने हैं एमसीडी बने हैं, जो एमसीडी का ट्राइफर्केशन 2012 में शीला दीक्षित जी ने कराया, तो उस समय एक अमेंडमेंट डीएमसी एक्ट में लाया गया था। उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि द कंप्लीट लायबिलिटी ऑफ एमसीडीज लाइज विथ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। एनसीटी के पास, उस सरकार के पास है, केंद्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, जब ये ट्राइफर्केशन हुआ था तो 1800 करोड़ रुपए का जो डेफिसिट बन रहा था तीनों एमसीडी का, बात हुई थी और कहा गया था कि ये भी रकम पूरा किया जाएगा, ये एमसीडी को दिया जाएगा। दुखद विषय है कि वो आज तक प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया। अभी भी एमसीडी जो है वो लोन की रकम से चल रही है और डेफिसिट में चल रही है। जो रकम अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार से प्राप्त करना था, दिल्ली सरकार को केंद्र से प्राप्त करना था, वो रकम पूरी तरह से दे दिया गया है। स्मिता जी, अगर एक ढेला पैसा भी कम होता तो अभी अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते देखो जी हमारे को लूट लिया जी, हमारा सब कुछ ले लिया, हमारे को पैसा नहीं दिया, ऐसे ही कह रहे होते। चलिए, हमारा पैसा नहीं दिया। बातों पर जो है आगे हमारे साथ जब आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान जुड़ेंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है आप केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में मत खड़ा करो। डॉक्टर किरण वालिया, आप दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के प्रशासन को बखूबी समझती हैं, इस पूरी लड़ाई में विलन कौन नजर आ रहा है? मैं आपको साफ बता दूं कि जब हमारे को मालूम भी होता था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशासित जो कॉरपोरेशन है वो सही ढंग से नहीं भी चल रही और दिल्ली वालों को अपना जो उनके कर्तव्य हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, और सबको मालूम है क्या आलम रहता है सफाई का, पैसे हो तो भी, पैसे ना हो तो भी। तो ये परिस्थिति में फिर भी हम लोग ये टकराव की नीति ना अपनाते हुए 12,000 करोड़ मुझे मालूम है कॉर्पोरेशन का नहीं है, हर वक्त का नहीं है पैसे। कैबिनेट की मुझे मीटिंग याद है जिस वजह से शीला दीक्षित ने कहा दिल्ली चलनी चाहिए, फिलहाल उनका हिसाब लेते रहेंगे, मगर 12,000 करोड़ रुपए ऑन लोन पे देने के लिए एकदम फैसला किया। तो ये तुरंत कोई समझौता, कोई बातचीत का तरीका होता है। हमने दिल्ली वालों को सफर नहीं होने दिया। 15 साल इस तरह से जाकर सड़कों पर ये नाटक करना, और कहा गया, मिस्टर केजरीवाल ने कहा जाओ मोदी से ले लो अपनी तनख्वाह। ये तरीका नहीं है शासन करने का, ना भाषा की सभ्यता, ना कोई मर्यादा, ना कोई संवैधानिक परंपराएं। तो ऐसे टकराव की नीति में प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, और वहां पे पिस कौन रहा है? पिस रहा है वो बेचारा जो सफाई करता है, जो कूड़े में हाथ डालता है। 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो 10-10% किरण जी, आपने अपनी बात रखी, सफाई कर्मचारी भी पिस रहे हैं और दिल्ली की जनता भी पिस रही है। आशीष खेतान जुड़ चुके हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के। प्रदूषण बढ़ रहा है। आशीष जी, संबित पात्रा कहते हैं कि भाई जो पैसा केंद्र सरकार से मिलना था सारा पैसा दे दिया चुका है, एक पैसे का भी आप कोई गड़बड़ नहीं दिखा सकते। और किरण वालिया जी कहती हैं कि अगर बीजेपी प्रशासित एमसीडी से दिक्कत होती भी है तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने स्तर पर कि आप कोई बातचीत कर ले सफाई कर्मचारियों से। ये जिस तरीके से व्यवस्था स्थापित करी थी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर कि बीजेपी एमसीडी में लूट खा रही थी, कांग्रेस केंद्र में और राज्य में मिलकर लूट खा रही थी, वो व्यवस्था भी किरण वालिया ने बताई कि बड़ी अच्छी चल रही थी और जिसमें कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं थी, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज हम एक एक पाई का हिसाब देने लगे। जब मैंने मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए किरण वालिया जी, बीच में मत टोकिए, असभ्यता मत दिखाइए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। इस बार हमें पूरे साल में 5600 करोड़ रुपए देने हैं, पूरे साल में एमसीडी को, तीनों एमसीडी को पूरे साल में दिल्ली सरकार को जो उसका श्रेय है, जो 10.2% उसको अपने कुछ टैक्सेस से देने होते हैं, एक्ट के मुताबिक 5600 करोड़ रुपए देने हैं। उसका 30 से 35% पैसा हम 100 दिन के अंदर दे चुके हैं। करीब 1,500 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, जिसकी आज एक किस्त 530 करोड़ रुपए की रिलीज की गई है। सवाल यह उठता है कि जो एमसीडी में पैसा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो एक आम आदमी, दिल्ली का आम नागरिक जो ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा है,
एमसीडी को, वो पैसा एमसीडी कहां ले जा रही है, क्यों नहीं हिसाब लिया जाता है एमसीडी से, क्यों नहीं हिसाब लिया जाता है बीजेपी से। मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, 22,000 घोस्ट एम्प्लॉइज हैं एमसीडी में। क्या किया शीला दीक्षित सरकार ने, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी एमसीडी की। 2007 से कॉमर्शियल अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं, ऑडिट नहीं किया है पिछले 8 साल से एमसीडी ने अपने अकाउंट्स को। आज तक ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं मांगे शीला दीक्षित ने, क्योंकि सब मिल बैठकर खा रहे थे। हमारी छोटी सी बात यह है कि हम तो अपना पैसा दे रहे हैं, एमसीडी जो पैसा ले रही है, केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है। आशीष चलिए, आप दोनों पार्टियों पर आरोप मढ़े हैं, हम दोनों से रिएक्शन झट से लेना चाहेंगे। संबित, पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। आशीष ने अभी जो कुछ देखिए, मैं रेटोरिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं आंकड़ों के आधार पे बात करूंगा। मैं ईस्ट दिल्ली, जहां पे कि ईस्ट एमसीडी काम करती है और वहां ज्यादा हमने ड्रामा वहीं देखा है, तो मैं उसके आंकड़े देता हूं। फर्स्ट क्वार्टर में 25, देखिए ईस्ट एमसीडी को सालाना 750 करोड़ रुपए देना चाहिए। जो पहला क्वार्टर है 1 अप्रैल से 30 जून तक, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो 25% बनता है 750 करोड़ का, लगभग 175 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, मगर कितना दिया है आप देखिए, 120 करोड़ ही दिए हैं। 75 करोड़ रुपए अप्रैल के महीने में दिए और 44 करोड़ रुपए परसों दिए हैं। आप बताइए, 55 करोड़ रुपीस डेफिसिट है, दिए ही नहीं है अभी तक। परसों 44 करोड़ दिया और आज हाई कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद वो बोल रहे कल रात को हमने सैंक्शन किए थे। अरे कल रात को क्यों सैंक्शन किया, पहले से क्यों नहीं किया? आपको पता नहीं था कि एक महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी गरीब मजदूरों को, उनको आप आशीष इसका संक्षेप में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर किरण वालिया के पास जाऊंगी और जगदीश जी को भी जोड़ूंगी मैं इस डिबेट में। मैं इसका जवाब दे सकता हूं बहुत जल्दी से। पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा से कि 2001-2002 में दिल्ली को जो केंद्र से पैसा मिलता था 325 करोड़, वो 2015 पे भी वहीं पे फ्रोजन है। मोदी सरकार ने अपने राज्यों के तो बढ़ाकर 32 से 42% कर दिया। दिल्ली वालों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि 2001 में भी उनको 325 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू से मिलता था और 2015 में भी 325 करोड़ रुपए मिल रहा है। हम वसूल करके देते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र को और हमें मिलता है 325 करोड़ रुपए। उत्तराखंड जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली के आधी। किरण वालिया जी, इसके पहले जो आशीष ने आप पर आरोप लगाया था कि भाई आप लोगों की सरकार के तहत बात कहना चाहूंगी जी, क्या जवाबदेही एमसीडी की तय नहीं हो पाई थी, उसके लिए कांग्रेस की सरकार उस वक्त की जिम्मेदार थी? सबसे पहले बात कहूंगी कि एमसीडी की जो तमाम गलतियां हैं और एमसीडी किस तरह से चलती है, इसको सारी दिल्ली जानती है और ये भी बहुत बेखूबी से जानते हैं कि एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं थी। और अगर ये जो आरोप लगा रहे कि कोई मिली भगत है, इन्हीं तरह के आरोपों ने तो मारा इनको कि ये जो कोई 22,000 घोस्ट एम्प्लॉइज है, उसके मुद्दे हम भी उठाते रहे और लगातार उठे, मामले कोर्ट तक गए। तो 22,000 कोर्ट में गया है, इशू ये है, मिला है। संक्षेप में संक्षेप में बात ये कहना चाहूंगी कि टकराव की राजनीति ने दिल्ली को जो नुकसान पहुंचाया है, दिल्ली के लोग धारा 239A इत्यादि जो बहसें होती रहती है चैनल्स में, उसको नहीं जानते। इसके साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं कूड़े पर मचे किचकिच की भी। बार बार जिस तरीके से सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर जाते हैं अपनी वेतन लेने के लिए, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जगदीश ममगाइन जी हैं। जगदीश जी, आप लगातार ब्रेक के पहले हमारे तीनों राजनीतिकों की बातें सुन रहे थे। आंकड़े हर कोई दे रहा है, यहाँ असली में विलन कौन है? क्या अब कर्मचारियों के लिए एक ही रास्ता बच जाता है कि जब आपको पगार चाहिए अब सड़कों पर जाइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए? दरअसल इसमें जो विलन है वो है कांग्रेस। अच्छा, क्योंकि आशीष ने जो बात कही, संबित ने जो बात कही कि पिछले 10-12 सालों में जो दिल्ली का एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा। देखिए, मोदी सरकार आई 1 साल पहले और अरविंद केजरीवाल सरकार आई 4 महीने पहले, तो इसलिए पिछले 12 साल से जो डेफिसिट है, जो बैकलॉग है, उसके लिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर से कोसें, उसका कोई अर्थ नहीं है। शीला दीक्षित जी ने 3 बार इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करी। जैसे 2 साल पहले उन्होंने, 3 साल पहले जब उन्होंने 3 टुकड़े किए एमसीडी के, तब भी एमसीडी का ये दबाव था और आग्रह था और एमसीडी में कांग्रेस के लोगों ने भी एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि एमसीडी के टुकड़े करने से एमसीडी के फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे और खासकर ईस्ट दिल्ली एमसीडी तो संभल ही नहीं सकती। लेकिन उस समय सीएम शीला दीक्षित ने कहा था कि मैं इसके जो कमी होगी, जो फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा, उसको हम बियर करेंगे। वो बियर नहीं हुआ। इससे पहले 2004 में यूनिट एरिया मेथड एमसीडी पे लागू हुआ। उससे क्या हुआ, जो हाउस टैक्स है उसमें बहुत बड़ी तेजी से गिरावट आई। तब सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की जो बन गई थी, उन्होंने ये कहा कि जितना भी इसमें कमी आएगी वो हम
पूरा करेंगे, और हर साल ये गिरता चला गया, उन्होंने पूरा नहीं किया। तो दोनों ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस एमसीडी के बड़े लेवल पर हो गए। देखिए क्या है कि ये तनख्वाह के लिए 500 करोड़ या 200 करोड़ या 700 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट दे देगी, उससे समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ सफाई कर्मियों का मामला नहीं है, 1.5 लाख कर्मचारी हैं और सबकी तनख्वाह, डेवलपमेंट वर्क्स, ये सारे मिला के लगभग 12,000 करोड़ का खर्चा है एमसीडी का। तो किसी दिल्ली गवर्नमेंट, अच्छा दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल सरकार क्या कर रही है कि वो जो 325 करोड़ रुपए की बढ़ाया नहीं सेंटर ने, उसके लिए एमसीडी के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? बढ़ाया नहीं, वो दिल्ली के बजट में नहीं बढ़ाया ना, तो आप दिल्ली के बजट में उसको जो है कम बजट करो, या इस बार अभी उन्होंने बजट पेश करना है उसमें एडजस्ट करो, लेकिन आप सारा का सारा अगर एमसीडी पे थोपना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट भी तो करना होगा। देश की राजधानी मानो एक कचड़ा कैपिटल सी नजर आने लगी है, खास करके पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, लगभग 12,000 कर्मचारी लगातार हड़ताल पर चले गए और टनों जो है वो कूड़ा पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दिखता रहा, दिल्ली की सड़कों पर दिखता रहा। देश की राजधानी की ये अगर सूरत हाल है और यहाँ उस पर अगर सियासी सड़न भी नजर आए, सियासी बू भी नजर आए टकराव में। और आपको बता दें कि इस वक्त जो ये सियासी हम एक तरीके से टकरार की बात कर रहे हैं, ये टकरार दिल्ली और एमसीडी की हो या दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की हो, अलग अलग मोर्चे पर जो खबर ये भी आ रही कि एम.के. मीणा जो कि दिल्ली के ज्वाइंट सीपी हैं और जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो के अब नए चीफ हैं, जिसको लेकर एक अलग घमासान मचा। उन्होंने अब एक बाकायदा जो है एक चिट्ठी लिखी है नजीब जंग को और लिखकर ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने, मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहकर बिहार सरकार से कुछ खास पुलिस अफसरों को बुलाया था अपनी इस एंटी करप्शन ब्यूरो में शामिल होने के लिए, वो गैर जरूरी हैं, ये कहना है एम.के. मीणा का। आज हम बात कर रहे हैं कूड़ा करकट पर सियासत की, लेकिन उसके पहले आशीष खेतान चूंकि आपके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष झट से इस खबर पर आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी जो एम.के. मीणा ने ये ताजा बातें लिखी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को। बिल्कुल साफ हो रहा है कि कैसे असंवैधानिक, गैर कानूनी और जनता विरोधी गतिविधियां एलजी के द्वारा की जा रही हैं और एलजी के द्वारा नियुक्त किए गए अफसर एम.के. मीणा जैसे लोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में? हम एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली की जनता जो करप्शन से परेशान है, बेहाल है, उसको राहत दिला रहे हैं। ऐसे अफसर, ऐसे कर्मचारी जो दिल्ली की जनता से घूस मांगते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। 1.5 लाख कंप्लेंट हमारे पास 100 दिनों के अंदर आई है, उसमें से अधिकतर कंप्लेंट एमसीडी कर्मचारियों के खिलाफ है, अधिकतर कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ है। 1.5 लाख कंप्लेंट, हमें अधिकारी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, करप्शन से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए। दिल्ली पुलिस हमें अधिकारी देती नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी खुद भी भ्रष्ट हैं और दिल्ली पुलिस चाहती भी नहीं है कि उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगे। तो हमने बिहार से अफसर मंगाए। कह रहे हैं बिहार से अफसरों की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता को करप्शन से निजात कैसे दे? यहाँ पे प्रावधान है एंटी करप्शन ब्यूरो में, सीबीआई में भी अफसर बिहार और यूपी से आते हैं। आशीष, बिहार के अफसर, मैं झट से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी संबित पात्रा से। संबित, भ्रष्टाचार के विरोध मुहिम में राह में इतने रोड़े क्यों? नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि आप एसीबी को बढ़ाएं ना, कोई नहीं कह रहा है कि आप भ्रष्टों को ना पकड़े। नंबर 1, आप संवैधानिक तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि एक सेकंड बीच में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। आपको लगता है कि एसीबी एक करप्ट ऑफिस, मैं बता देता हूं संबित पात्रा, भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है नहीं स्मिता जी, आप निर्णय ले लीजिए कि हमें यहाँ डिबेट में भी लड़ना है सड़कों की तरह, या यहाँ पे कर्टसी से बात करनी है, आप बता लीजिए। मैं ये लड़ाई में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं बहुत शांति प्रिय तरीके से अपने विषय को रखना चाहूंगा। जिसको लड़ना है वो पे लड़े। नहीं, देखिए ये इस तरह की डिबेट में आप इस तरह की डिबेट में कभी भी सच्चाई जनता को नहीं मालूम पड़ती। प्लीज अपनी बात जल्दी से थोड़ा पूरा कीजिए। यही आशीष खेतान और तमाम इनके लोग तोमर जी के लिए ऐसे ही हमसे लड़ रहे थे और आज खुद इनका जो है मुंह नीचे हुआ पड़ा है। इंतजार करिए, अभी 3 दिन पहले आरटीआई में मालूम पड़ा ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके चारों तरफ होर्डिंग लगाए हुए हैं कि 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मालूम पड़ता है केवल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये फर्जी लोगों की फर्जी सरकार है, इस पे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये जो तूतू में है, अच्छा भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए आप देख रहे हैं जो लोग टेलीविजन पे ही बोलने नहीं देते हैं वो क्या करते होंगे सरकार में, आप देखिए। दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, एक मिनट संयम बरतिए। मुझे लगता है ये जो हम तूतू में और बहस की बात कर रहे हैं, इसी का असर है कि दिल्ली की सड़कों पर भी सड़न नजर आ रहा है, एमसीडी में भी भ्रष्टाचार को लेकर अलग लड़ाई चल रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर भी बहस चल रही है। डॉक्टर किरण वालिया,
आपको लगता है कि इन रेट्रोस्पेक्ट जगदीश जी जिन बातों का हवाला दे रहे थे कि एमसीडी को जो 3 टुकड़ों में बांटा था वो कदम गलत था। बीच में ही आशीष खेतान बोलने लगे। आशीष संबित, एक मिनट में डॉक्टर किरण वालिया से पूछ रही हूं। इस प्रकार से नहीं देखिए, इस प्रकार से डिबेट कैसे होगा? हम तो बारी बारी से बोलते हैं। जब आपने आशीष खेतान को पूछा तो मैंने बीच में नहीं बोला, जब मेरी बारी आई तो आशीष खेतान बोलना शुरू कर देते हैं। आप दोनों लड़ लीजिए, कैसे चलेगा आप बताइए? आप दोनों या तो लड़ लीजिए या तो हम बात कर लेते हैं आप बैठकर। कोई काबू नहीं हो पा रहा है और ये शासन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर किरण वालिया, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या आपको लग रहा है कि एमसीडी को 3 बांटों में बांटकर गलती की थी आपके कांग्रेस की सरकार ने? आप सुन लीजिए, कोई भी महानगर हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं चलाया जाता। इतनी बड़ा शहर दिल्ली का तो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ इसलिए कि छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो ज़्यादा उत्तरदायी होंगे, मगर इनको बांटो या ये एक करो, इनका जो कार्यविधि है, इनका जो करप्शन का मामला है, उससे कहीं भी करप्शन छुटी नहीं। अवैध निर्माण हो, कूड़े का उठाना हो, ढलाव को क्लियर कराना हो, सारी दिल्ली जानती है। रही बात कि दिल्ली को क्यों ठप किया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर ये नौबत पे नहीं लाना चाहिए, जिससे कि आम नागरिक की परिस्थिति ये हो जाए। जब पहले ही प्रदूषण का यह हाल है कि 40 मैम, लेकिन 1 साल पहले तक केंद्र और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और आज की तारीख में पेंडिंग बिल्स हो गए हैं। अब वो पैसे कौन देगा? नहीं, जब पहले हमारे 5 साल किरण जी से मैं आपको श्वेता जी कहना चाहती हूँ, जो हमारे पहले 5 साल थे तो हमारे जिस समय केंद्र में सरकार भाजपा की थी, हम लोग टकराव को सड़कों पर नहीं लाते थे। हम लोग समझते थे कि दिल्ली का जो प्रशासन है वो हमारे लिए सबसे बड़ी केंद्र बिंदु है। ऐसे हर बात पे झगड़ा अगर चैनल पे करने लग जाएंगे तो सोचिए कि शहर वालों का क्या हाल होगा। किरण जी, आप कह रही है, पूछना चाहता हूं किरण जी। संबित, आप पूछिए और साथ में इस बात का भी जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि शीला दीक्षित शायद थोड़ी सी ज्यादा परिपक्व थी आज की तारीख में? अगर आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कि टकराव की राह पर चलने की जगह कम से कम पहले बात करने की कोशिश होती है। अरविंद केजरीवाल जी को तो टकराव आपने बात कह दी, संबित तोमर का मामला जी। हाँ किरण जी, देखिए आपने बिल्कुल स्मिता जी एक बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। किरण जी, आप हम सबसे बड़ी हैं, आपको प्रशासन का अनुभव भी है और आपको हम सबसे इस विषय में बहुत ज्ञान भी है। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता, देखिए हम लोग अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, मगर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा काम, हम किसी पार्टी के भी हो, हमारा काम जनता की भलाई हो। तो केवल लड़ाई करते रहें उससे कोई हल नहीं होगा। हम फैक्ट्स बाय फैक्ट्स विषय को रखें। किरण जी ने कुछ कहा, मैं उस पर प्रत्युत्तर देता हूं। नंबर 1, आप देखिए जगदीश मुंगई जी ने बहुत अच्छी और एक समझदारी वाली बात कही कि जब 2012 में ट्राइफर्केशन हुआ था, खुद कांग्रेस के भी नेताओं ने लिख के कहा था कि ये वायबिलिटी का इशू है। एक उदाहरण लीजिए ईस्ट दिल्ली का। ईस्ट दिल्ली जो है पूरे एमसीडी, जितने तीनों एमसीडी है, उसमें से लगभग 42% वो खर्चा करती है, मगर जनरेट करती है ओनली 30% के आसपास। बहुत कम जनरेट कर पाती है। क्यों? क्योंकि वहां वैसे प्रॉपर्टी नहीं है जो टैक्सेबल हो, वहां वैसी बड़ी बड़ी कोठियां नहीं है जो साउथ दिल्ली में है, वहां गरीब लोग रहते हैं, उनको हम टैक्स नहीं कर सकते हैं, अधिक बर्डन उन पे नहीं डाल सकते हैं। तो ये जो डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कैसे पाटा जाए? जब शीला जी ने ये डिवीजन किया तो लगभग 421 करोड़ रुपीस का केवल ईस्ट दिल्ली का डेफिसिट था। उस समय शीला दीक्षित जी ने कहा कि हम 1800 करोड़ रुपए के देकर तीनों एमसीडी के डेफिसिट को पूरा करेंगे। आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। 6th पे कमीशन लागू हुआ, एक एमसीडीज के 800 करोड़ रुपए बकाया बनते थे क्योंकि बहुत ज्यादा सैलरी में इजाफा हुआ। अब मैं एक बात बता दूं, जब 7th पे कमीशन लागू होगा तो उसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना के शीला जी गई है वो वायबल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी को जो गलती हुई मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने, देखिए जब सफाई कर्मचारी उनके पास गए कि आप समाधान करिए, पैसे प्लीज दीजिए जो बकाया है, उन्होंने कहा मैं सब कुछ करूंगा, रामलीला मैदान में करूंगा। क्यों भैया? आप अपने रूम में क्यों नहीं बताएंगे? रामलीला मैदान में जाकर राजनीति क्यों करेंगे? जाओ तनख्वाह मोदी से लो। ये क्या होता है? संबित, आपने बात रख दी। आशीष, इसका झट से जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल हर लड़ाई को आखिर सड़क पर लड़ना क्यों चाहते हैं? कुछ बातों को आप एक परिपक्व नेता बनकर जो है कमरे में बैठकर समझाने की तो कोशिश कर सकते हैं। आशीष,
पहली बात तो मैं बता दूं कि बहुत अच्छा बात है और ये इस बात को आम आदमी पार्टी की इस बात को दिल्ली की जनता सराहती भी है कि हम बंद कमरे में चुपचाप गुपचुप तरीके से कोई कार्रवाई और कोई निर्णय नहीं लेते हैं। सारे निर्णय रामलीला मैदान पे और सार्वजनिक तौर पे होने चाहिए। पहली बात सुन लीजिए, ये उत्तराखंड सरकार को 4000 करोड़ रुपए साल के देते हैं। छत्तीसगढ़ जब आप घिर जाते हैं, जब जनता दिखती नहीं है, तब जरा बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं जगदीश जी को भी जोड़ूंगी। जी आशीष, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, दिल्ली की पॉपुलेशन जनसंख्या 2 करोड़ है, उत्तराखंड की 1 करोड़ है, छत्तीसगढ़ की करीब करीब 2 करोड़ है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को साल में 8000 करोड़ रुपए देती है, उत्तराखंड को 4000 करोड़ रुपए देती है और दिल्ली को देती है 325 करोड़ रुपए। अभी जगदीश जी ने कहा कि 11000 करोड़ रुपए का खर्चा है सिर्फ सैलरीज का, और खुद संबित पात्रा ने कहा कि 7 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये खर्चा और बढ़ जाएगा। हमारा कुल बजट 35,000 करोड़ रुपए का है। अगर हमसे कहा जाए कि एमसीडी को 20,000 करोड़ रुपए दे दो तो हम सिर्फ एमसीडी को पैसा देंगे, दिल्ली सरकार इस पर एक मिनट जगदीश जी से दिल्ली की जनता को जो दिल्ली का श्रेय है, जो दिल्ली का हक है, याद दिल्ली का हक क्यों नहीं मोदी सरकार दे रही है? क्यों नहीं मोदी सरकार इसमें जोड़ लूं जगदीश जी, ये पूरा मामला कैसे बजट की लड़ाई नजर आ रही है। अगर ये जो बैकलॉग कर रहे थे, संबित आपके पास वापस लौट रही हो, अगर इस बैकलॉग पैसे को अगर मान लीजिए कि कल को एक समाधान हो जाता है, आप एक इंस्टॉलमेंट में जो है इन पैसों को पे कर देते हैं, क्या आगे चलकर ये लड़ाई होनी बंद हो जाएगी, या यहाँ बजट के अलावा भी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ और बड़ी वजह है? ऐसा इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। दरअसल क्या है कि 11-12 हजार करोड़ रुपए तीनों एमसीडी का बजट है, जिसमें से 60 से 70% नॉन प्लान और सैलरीज में चला जाता है, यानी कि 7000 करोड़ के आसपास तो उसमें चला जाएगा। अब ये दोनों बातें सही हैं। बात यह है कि अगर एक बार को समाधान करने के लिए 500 करोड़ 1000 करोड़ दे भी दिए जाएं तो ये स्थायी समाधान नहीं होगा। मेरा इसमें ये कहना है, जैसे आशीष ने ये कहा कि हम सारी चीजें ओपन करते हैं, पर इसमें एक बात मुझे ये बताइए कि 4 महीने अरविंद जी को बने हुए भी हो गए, एक बार भी देखिए क्या है कि एमसीडी पर खर्चे का बोझ कैसे कम हो, उसके लिए रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। या एमसीडी से देखिए क्या है, दिल्ली सरकार के अंदर एमसीडी है, तो एमसीडी की अगर कहीं कमियां हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन में है, चाहे दिल्ली सरकार उसको गाइड करना चाहती है, तो ज्वाइंटली हर 15 दिन में, महीने में, मैं समझता हूं कि तीनों काउंसलर्स, तीनों मेयर्स, तीनों कमिश्नर, सीएम और जो लोकल सेल बॉडी के मिनिस्टर हैं, उनको रेगुलर 15 दिन में या महीने में एक बार बैठना चाहिए, रेवेन्यू की सिचुएशन को भी करें। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि हॉस्पिटल्स हैं एमसीडी के पास, अब एमसीडी के पास हॉस्पिटल्स हैं, एमसीडी के पास फंड है नहीं, उनको मशीनरी मिल नहीं पाती, लोगों की सेवा हो नहीं पाती। अब हॉस्पिटल्स के मामले में क्या दिल्ली गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि हॉस्पिटल्स को हम देखेंगे या एमसीडी के पास सैनिटेशन जाएगा? इस प्रकार की सोच बनाकर एक पुनर्गठन को लेकर जो है सोच विचार करने की भी जरूरत है। दिल्ली में कूड़े पर जो है सियासत जारी है, लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? हल्ला बोल के इस पड़ाव में सारे पैनलिस्ट से मैं चाहूंगी कि 30-30 सेकंड में एक-एक सुझाव रखें। सबसे पहले किरण जी। सबसे पहला सुझाव मैं ये दूंगी कि ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। एमसीडी जो है दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए, किसी भी राज्य में ऐसे नहीं होता कि एमसीडी के ऊपर कोई दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी ना हो। और दूसरी बात, एमसीडी को अपने जो काम होते हैं अपने वो उस निष्ठा से नहीं हो पाते। मैं माफ़ करना, सारी दिल्ली वाकिफ है, यहाँ पर पात्रा जी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, उनको नहीं मालूम कि हर दिल्ली का निवासी जानता है ऑन रिकॉर्ड नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपया भी दिखाया जाता है, हर एक को मालूम है नालों की सफाई। मतलब एमसीडी भ्रष्ट है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। 30 सेकंड होगा पैसे आपकी तरफ से सुझाव। एमसीडी को किरण जी माफी चाहती हूँ, आखिरी कमेंट्स ले रही हूँ मैं। बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर चीज में कॉन्फ्रंटेशन हो, जो कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं हर दिन कोशिश करते हैं कि उनका कंपैरिजन सेंटर के साथ हो। इस चीज को छोड़कर वाकई काम में ध्यान दे और हर चीज का बैठ के समाधान निकाले। और दूसरी बात है, राहुल जी को भी थोड़ा सा एडवाइस देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज वो आए थे कि वो कूटनीति छोड़कर रियल राजनीति करे। कूटनीति अर्थात जहां भी कुछ हो रहा हो वहां वो लास्ट में आके कूद जाते हैं, वैसी राजनीति से
से कोई लाभ नहीं हो। चलिए ये आपने फिर सियासी बयान ही दे दिया मुझे। आशीष खेतान, क्या आपको लगता है कि एमसीडी को वापस से एक इकाई में कर देना चाहिए या एमसी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर देना चाहिए? वो चाहे एमसीडी तीन भागों में विभाजित हो, चाहे एक विभाग में हो, मेरा ये कहना है कि जनता की गाढ़ी कमाई, एक एक पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। करीब 12-13 हजार करोड़ रुपए का एमसीडी का अपना बजट है, 5-6 हजार करोड़ दिल्ली सरकार देती है। ये 20,000 करोड़ रुपए का हमको हिसाब ले लेने दीजिए। मोदी सरकार, संबित पात्रा से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी से कहिए कि हम सिर्फ चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई जनता के हित में खर्च हो। 20,000 करोड़ रुपए का हम हिसाब किताब लेना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो मुहिम है उसमें हमारा सहयोग करिए, हमारे रास्ते में बाधा मत खड़ी करिए। रोज अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में आप बाधा खड़ी करेंगे। आशीष, एक आखिरी सवाल आपसे इस पर लेना चाहूंगी। जितेंद्र तोमर को शुरुआती रूप में आप लोगों ने आकर जितना डिफेंड किया, आपको लगता है कि वो एक गलती थी? आपको कानून को अपना काम कर लेना देना चाहिए था? देखिए, मैं पूरी फ्रैंकली ऑनेस्टली आपसे ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जितेंद्र तोमर ने, मुझे लगता है, आपकी गुमराह किया। जो डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आए, उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट्स है। पता चल रहा है कि वो आरटीआई भी फर्जी थी और आरटीआई में वो डॉक्यूमेंट बनाए भी फर्जी थे। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर उसको पता चल गया कि किसी ने उसके साथ, पार्टी के साथ और जनता के साथ गद्दारी करी है, वो अपने परिवार का ही क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आशीष, जो आज की तारीख में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जो कह रहे थे कि पार्टी के पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि सबकी सर्टिफिकेट्स जांच करे, इस बात का इल्म तो आपको पहले भी था ना? तो पहले भी आप कह सकते थे भाई जांच पूरी हो जानी चाहिए, तब हम तय करेंगे कि इनको डिफेंड करना है कि नहीं। हमने यही कहा था कि मामला कोर्ट में है। और आपको बता दें कि 2010 में जितेंद्र तोमर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। 6 साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? जब ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तब ये कार्रवाई शुरू हुई। तो हम स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कानून अपना काम करे। और अगर अब जैसा पता चल रहा है कि जितेंद्र तोमर ने डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा किया था और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी गुमराह किया था, ये पार्टी और इसके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल इतनी भर भी कोताही नहीं बरतेंगे और ऐसा एग्जाम्पलरी रिएक्शन लेंगे कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे जितेंद्र तोमर की। लेकिन हमने मामला अपने लोकपाल को रिफर कर दिया है। 10-15 दिन का इंतजार करिए, सारे तथ्य आपके सामने रख दिए जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी स्मृति ईरानी के साथ और कठेरिया के साथ और येडियुरप्पा के साथ भी ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। ये जो है फिर से मामला राजनीति को निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए हल्ला बोल में बहुत बहुत शुक्रिया। बयानबाजी से ऊपर आकर जो है आखिर समाधान ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि बार बार हम ये देश की राजधानी की बात कर रहे हैं और राजधानी में जब सड़कों पर आप सड़क की तस्वीरें दिखाते हैं तो निश्चित रूप से इससे देश की छवि को बहुत बड़ा घात पहुंचता है। ये था आज तक पर आज का हल्ला बोल। और हल्ला बोल में हमने आज दर्शकों से पूछा था कि क्या दिल्ली में ये जो कूड़ा करकट पर राजनीति हो रही है, इससे दिल्ली वासियों का कहीं ना कहीं कूड़ा हो गया है। आप में से जिन लोगों ने जवाब दिया, 73% लोगों को लगता है कि हाँ, जबकि 27% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये जो भी सियासी बयानबाजी है, ये जल्द से जल्द बंद होना जरूरी है। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।